करेगा। वो भाजपा के मंत्री नेता लोग थे, तो हमने उनसे कहा कि अब चुप रहो, ये आप एक ही आवाज स्वीकार्य में नहीं चुप कर दे तो और इतनी चुप हो बड़ी गए सब लोग। संख्या देखो में सब लोग अच्छे हैं, समझते हैं सब लोग। वर्गीकरण का जो फैसला आया है आरक्षण में, आप लगातार कई 3 बार आपने शायद ये मुद्दा सदन में बड़े अंदर अच्छी तरीके से उठा दिया, फिर भी लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपना स्टंट क्लियर नहीं कर रहे हैं, गोल मोल बात कर रहे हैं। ये गलत है। और हमने परसों बहुत जोरदार तरीके में हमने सरकार से और इंडिया लाइन दोनों से पूछा था कि वो अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। हमारा स्टैंड तो क्लियर है, कुछ भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और जिस तरह से पावर हमारे लोग ही नहीं समझे, राज्य को पावर दे दी, राज्य में आपके विरोध की सरकार आ गई जैसे अभी है, तो आपको कुछ भी नहीं देगी। तो लेकिन अगर सरकार ये सोचे कि हम किसी वजह से आमने सामने आ जाएंगे तो हम पीछे झुक सकते हैं थोड़े से, लेकिन अपने भाइयों से झगड़ा नहीं कर सकते। तो ये सहयोगी ने किया है और इसको भी बिना जातिगत जनगणना के इसको भी लागू नहीं किया जा सकता। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना लोकसभा सुरक्षित से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ हैं। लगातार SC ST में जो वर्गीकरण का जो फैसला आया उसका विरोध संसद में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से एक चंद्रशेखर आजाद पूरे तमाम SC ST के सांसदों पर भारी पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिख भी नहीं रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। चंद्रशेखर आजाद जी कितनी, कहाँ से ये आप हिम्मत लेके आ पा रहे हैं? आप पूरे एक पार्टी के अकेले सांसद हैं, एक बड़ा मुद्दा है ये। देखो ऐसा है, सांसद तो मैं अब बनाऊं जी लेकिन मैं बहुजन मूवमेंट को, हमारे परिवार में मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे, बामसेफ के मेंबर थे, लंबे समय से चली आ रही है। तो हम दुश्मन के षड्यंत्र को, दुश्मन के एजेंडों को, दुश्मन के द्वारा कही गई बात और उसके पीछे की बात को अच्छी तरह समझते हैं। 15 साल से हमने सड़कों पे खाक छानी है, अब हम संसद में आ गए हैं। तो जो संसद के अंदर हो रहा है, जो न्यायपालिकाओं में हो रहा है, जो संसद के बाहर हो रहा है, सब चीज़ों पे हमारी निगाह है। तो हम भविष्य में जो खतरा आने वाला है समाज पे उससे अवगत है। और हमारा काम ये है एज ए नेतृत्व करता है, एज ए लीडर, कि हम समाज को उन खतरों से अवगत कराएं और समाज इस बात की जो महत्ता है, इस बात का जो ये जो जिस उद्देश्य से लाया गया उसको समझे। यही काम हमारा है। जिस दिन जनता तैयार होगी, समाज तैयार हो जाएगा, तो उस दिन जो है अपने आप अपनी लड़ाई को लड़ लेगा। तो समाज को तैयार करना, उनको विचार देना हमारी जिम्मेदारी है। आप हमेशा एग्रेसिव अंदाज में क्यों दिखाई देते हैं? ऐसी क्या वजह रही है? कभी आप तमाम सांसदों से कहते हैं चुप, महिला विरोधी नहीं बोलेंगे, ऐसा क्यों? देखो, जब बात बहन बेटी की अस्मिता की आएगी, क्या परेशानी? जब बात जो है देश के गौरव की आएगी, देश के सम्मान की आएगी। देखो, मैंने उस दिन एक बात कही थी कि अगर मेरे व्यक्तिगत हितों की बात आएगी तो मैं एक बार के लिए शांत हो सकता हूँ, रुक सकता हूँ, चुप हो सकता हूँ। लेकिन जब बहन बेटियों के सम्मान की बात आएगी, जब देश के गौरव की, देश के हित की बात आएगी, देश के सम्मान की बात होगी, तब कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। मुझे उस दिन बहुत पीड़ा हुई। मुझे लगता था कि विनेश इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगी, और वो सपना जब टूटा तो बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत सारे दिन बिताए हैं आंदोलन में। मैंने उनको देखा किस तरह का जुल्म उन पर हुआ, उनको घसीटा गया। और हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं किसी भी प्रदेश की, देश की, किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ। जब बहन बेटियों पर जुल्म होगा या उनके अधिकारों को छीना जाएगा तो हम लोग चुप क्यों रहे? ऐसे हम सड़क पे बोलते थे, ऐसे हमने पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाई। और अगर कोई इस इश्यू पे, क्योंकि ये देश का विषय था ना, ये राजनीति से ऊपर था मेरे लिए, ना पक्ष ना विपक्ष, तो इस विषय पे पूरी पार्लियामेंट को एकजुट होना चाहिए था। लेकिन फिर भी कोई इसका किसी कारण से डिस्टर्ब करेगा। वो भाजपा के मंत्री नेता लोग थे, तो हमने उनसे कहा कि अब चुप रहो, ये स्वीकार्य नहीं हो। और चुप हो गए सब लोग। देखो सब लोग अच्छे हैं, समझते हैं सब लोग, गंभीरता, सब लोग चुप हो गए। और मेरा मानना है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। मुझे विश्वास था कि उस दिन जो है सरकार के लोग भी इसमें मदद करेंगे और विपक्ष के लोग भी, जहाँ तक कि उस तरह से मदद नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमने अपनी जिम्मेदारी भाई होने के नाते भी और देश के गौरव का सम्मान रखते हुए, देश के जो है देश की बेटियों का सम्मान रखते हुए हमने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। वर्गीकरण का जो फैसला आया है आरक्षण में, आप लगातार कई 3 बार आपने शायद ये मुद्दा सदन में बड़े अंदर अच्छी तरीके से उठा दिया, फिर भी लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपना स्टंट क्लियर नहीं कर रहे हैं, गोल मोल बात कर रहे हैं। वो इतने समझदार लोग नहीं हैं। देखो, सरकार चाहती है कि हम और हमारे भाई आपस में लड़े। कुछ भाइयों को तो सरकार के फैसले से तो इस तरह की उम्मीद जगी है कि जैसे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैंने तो कहा कि अगर समाज को कुछ मिलना हो, हमारे परिवार को मिलना, उन भाइयों को जो SC ST में आते हैं, तो हम तो खुले दिल से कह रहे हैं कि 2-4% नहीं, 10% उनको दीजिए। जब EWS सरकार जो है 10% आर्थिक आधार पर दे सकती है बिना आंकड़े जुटाए स्वर्ण समाज को गरीबी के आधार पे, जबकि
उस समय तो हमारी पार्टियों, जो पुरानी पार्टियां बीएसपी और समाज, सब लोगों ने समर्थन किया था, लेकिन वो भी संविधान की हत्या थी, क्योंकि इस देश में लंबे समय से आरएसएस भाजपा के लोग और इंस्टीट्यूशन में बैठे, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, हाई कोर्ट में बैठे जज हमेशा ही चाहते रहे शुरुआती दौर से कि जातिगत आरक्षण खत्म होकर आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए। और इस देश में जिस तरह की व्यवस्था है उसमें जो सबसे अमीर आदमी होगा वो सबसे गरीब का सर्टिफिकेट बना के उसका लाभ लेगा, इसलिए क्योंकि जातिगत आरक्षण के जो इसका आधार है, इसको समझे बगैर जो है आरक्षण की पैरवी और आरक्षण का विरोध नहीं किया जा सकता है। इसका जो आधार है वो है सामाजिक पिछड़ापन, इसका जो आधार है शैक्षिक पिछड़ापन, इसका जो आधार है प्रतिनिधित्व में कमी, सरकारी नौकरियों में कि समाज का कितना प्रतिनिधित्व है। तो आप महसूस करो, सरकार हमेशा से चाहती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाए, तो हम इस बात को समझते हैं, इसलिए हमने अपने भाइयों को समझाया कि भाई महसूस करके देखो सरकार की नीयत क्या है, सरकार का एजेंडा क्या है, क्या सरकार आपको देना चाहती है? अगर देना चाहती है तो 10% जैसे ईडब्ल्यूएस को दिया है उन्होंने बिना संख्या जोड़, तो आपको भी दे दे, और मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को भी, तो जिनको नहीं मिला उनको दे। हम तो चाहते हैं, लेकिन जो 15% शेड्यूल कास्ट के लोग दिया, अभी मेरे पास आंकड़े हैं, वही 6% पूरा नहीं हुआ तक, वो भी 6% नीचे रहा। अभी उसमें ही 9% हमेशा कभी भरा ही नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में भरा। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक कभी भरा ही नहीं सरकार के लोगों ने, कभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। आइए आप IIM का हाल देख लो, टॉप यूनिवर्सिटियों का, आप जो है IIT का हाल देख लो, टॉप कॉलेजेस का आप देखो, तमाम जगह पे कहाँ जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला है। आप जो है क्लास 1 का रिप्रेजेंटेशन देख लो, और क्लास 4 का ही देख लो, सफाई कर्मचारी का। सारी नौकरियां ठेकेदारी पे है, आउटसोर्सिंग पे है, संविदा पे है, कहाँ है पक्की नौकरियां? तो हमारे साथियों को एहसास नहीं था, हमने अपनी बात रखी कि ये गलत है, और हमने परसों बहुत जोरदार तरीके में हमने सरकार से और इंडिया अलायंस दोनों से पूछा था कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा स्टैंड तो क्लियर है, कुछ भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और जिस तरह से पावर हमारे लोग ही नहीं समझे, राज्य को पावर दे दी, राज्य में आपके विरोध की सरकार आ गई जैसे अभी है, तो आपको कुछ भी नहीं देगी। तो राज्य को पावर दी नहीं जाती, आर्टिकल 341 में किसी कोई अधिकार ही नहीं है कि राज्य को ये पावर दे दी जाए। कौन सी कास्ट किस कहाँ रहेगी, इसका फैसला पार्लियामेंट को, मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट को हम पूरा छूट देते हैं कि भाजपा की सरकार है जिन्होंने फैसले में पैरवी की है, वो लोग पार्लियामेंट में कानून ला के दे, आरक्षण की सीमा बढ़ा दें, 100% आरक्षण कर दें, 85% आरक्षण कर दें, और शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को जिनको नहीं मिला 10% आरक्षण दे, 15% से अतिरिक्त। हम तो चाहते हैं, हम कब ना कर रहे हैं, हमने तो 1.5 साल पहले बात कही थी। तो हम तो अपने लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर सरकार ये सोचे कि हम किसी वजह से आमने सामने आ जाएंगे तो हम पीछे झुक सकते हैं थोड़े से, लेकिन अपने भाइयों से झगड़ा नहीं कर सकते। अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि नेता ही तो चाहते थे, ये कानून आना चाहिए था, और जो पिछड़े कैसे। अब समाजवादी का जो स्टैंड है वो समाजवादी के लोग जानते होंगे, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो कोई बात नहीं, समाज देख रहा है सबको, कौन कहाँ खड़ा है। आप क्या चाहते हैं, ये फैसला लागू हो? देखो, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जितना बैकलॉग है वो पहले भरा जाए, 15% रिजर्वेशन पहले पूरा किया जाए क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक। फिर राज्य सभाओं में जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दी जाए, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों को, विधान परिषद में हमको रिजर्वेशन जो है एससी के लोगों को दिया जाए। जो भूमि है, जो बंजर भूमि है, जो माफियाओं के कब्जे में भूमि है, भूमाफियाओं के, उसको जो है उसका वितरण जो है भूमि सुधार करके लोगों में किया जाए। उद्योग धंधे में लोगों को जो है, हमारे लोगों को जो है रिजर्वेशन दिया जाए। तमाम तरह से जो है ठेकेदारी में, जो ठेके सरकार गवर्नमेंट के होते हैं उनमें जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। और हमारी ये मांग है कि आरक्षण को संख्या के आधार पर कर दिया जाए, जिसकी इतनी संख्या है उसकी इतनी हिस्सेदारी लागू होना चाहिए। बहन जी, इस समय कह रही हैं कि आपातकाल का समय है, अपने एकजुट होकर सभी अपने हक अधिकार को बचा लीजिए, तो उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपातकाल का समय है? तो देखो, सबसे पहले कौन बोला? हम ही बोले ना। अब हमारे बाद सब लोग बोले कि जो कुछ सुनने को मिलेगा चंद्रशेखर को मिलेगा। अब आपकी राजनीति वाजनीति खत्म ना हो जाए तो कम से कम आप भी कुछ बोल दो, वरना सबसे पहले स्टैंड हमने लिया, और आज भी हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं कि हम किसी तरह का बंटवारा नहीं चाहते। और अगर देने की बारी आई तो हम तो 5%, 2% नहीं, 10% की मांग कर रहे हैं। लागू हुआ तो क्या होगा? फैसला लागू, और फिर वो ना फैसले को देखो, फैसले में वो है, आपको याद होगा महिला रिजर्वेशन पे पार्लियामेंट में कानून आया, लेकिन उसके साथ ना एक क्लोज जुड़ा हुआ था कि ये लागू तब होगा जब आंकड़े हम पे जो हैं पर्याप्त हो जाएंगे, आंकड़े आ जाएंगे। आंकड़े कब आएंगे? जातिगत जनगणना से। तो मैं तो कह रहा हूँ आप इसको लागू करो, जातिगत जनगणना कराओ तो सही, पता लगना चाहिए शेड्यूल कास्ट के किन जातियों ने किसका आरक्षण खाया। तो वो पता कैसे लगेगा? जातिगत जनगणना से। तो पहले जातिगत जनगणना भाजपा करा नहीं सकती। ये उसी तरह है
कि वो उन्होंने कह दिया भाई 2031 में जातिगत जनगणना कराएंगे, 32 के बाद लागू होगा। उसी तरह से आने वाले चुनाव में वोट का लाभ लेने के लिए भाजपा ने और भाजपा के सहयोगी ने किया है, और इसको भी बिना जातिगत जनगणना के इसको भी लागू नहीं किया जा सकता। आज सदन का सेशन खत्म हो गया है, जैसे कि मैं सही हूँ तो आप लगातार जितनी उपचुनाव हो रहा है जिन सीटों पे आप लगातार रैली कर चुके हैं ज़्यादातर सीटों पे, अभी करेल का भी प्लान है, तो कैसे आप देख पा रहे हैं अपनी पार्टी का स्थिति? पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। बूथ के संगठन 80, 85% तैयारी हाँ, नहीं बिना तैयारी नहीं। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, पिछले जिस दिन 2024 का ये हमारा रिजल्ट आया था, उससे अगले दिन मैंने पार्टी मीटिंग में सब लोगों से कहा था कि जो उपचुनाव हैं उन सभी सीटों पे मुझे बूथ का संगठन चाहिए, सेक्टर का संगठन, और 90% बूथ और सेक्टर का संगठन बन चुका है। अब मैं गया था उस संगठन समीक्षा के लिए, रैलियों के लिए, और अब आप देखिए 15 दिन बाद फिर मैं निकलूंगा, जो संगठन 100% बन जाएंगे उनकी समीक्षा करने के लिए, और जो उपचुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। अकेले या गठबंधन? जनता के गठबंधन से। नहीं, फिर भी ये तो क्लियर हो गया कि सपा तो आरक्षण के फैसले के समर्थन में है, जो आरक्षण के विरोध में है, जो आरक्षण के को खत्म करना चाहता है, हम उन दलों से दूर होकर आजाद समाज पार्टी को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ाएंगे। तो चुनाव में कहाँ देख पा रहे हैं? अभी आपके एक जिला पंचायत सदस्य भी साथ मुजफ्फरनगर से जीते हैं। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ सेशन में था और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उनको बधाई, धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ उपचुनाव तो हम लोग मिलके और हमारी पूरी टीम मिलके मजबूत लड़ेगी, और बाकी मैं ना भविष्य करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, ना ही को तमाम तरह चीज़। एक भविष्यवाणी मैंने की थी कि हम लोग 1.5 लाख से ज़्यादा वोट जीतेंगे, और 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीते। और अब भी मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी एक नया जो है विकल्प बन के उभरेगी इसी उपचुनाव में, आप देख लेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी मेरे साथ थे। लगातार सदन में SC ST पर जो वर्गीकरण का जो फैसला आया है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और आवाज़ ये उठा रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत समाज को करा है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के। आपका धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी अपने कार्य को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे, और महान पुरुषों का आशीर्वाद आपको और आपके सभी साथी प्रशांत भाई सब लोगों पे बना रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और एक और आपके चैनल पे आज का विशेष दिन है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो मैं सबसे पहले इस बधाई को देना चाहता था, लेकिन आपने सवाल खड़ा कर दिया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में रहने वाले आदिवासी परिवार को हमारे विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देता हूँ और उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ।